गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 7वीं आज हम हिंदी विषय का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, हिमालय की बेटियां। इसके लेखक हैं नागार्जुन। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। अपने आप में कौन खोई हुई लगती थी? नदियाँ। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी उत्तेजित महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे? लेखक के मन में। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाग भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? कौन भागी जा रही हैं? नदियाँ। वे कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से हरी भरी घाटियाँ, बंदूर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज यानी हरी भरी उपत्यकाएँ, चोटियाँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन यानी घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना यानी विचार करना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महापदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में इन बेटियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, आकर्षक होता है लुभावना। लेकिन कुछ मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास संस्कृत भाषा के बहुत बड़े महाकवि हैं। उनका एक काव्य है मेघदूत। यहाँ पर एक पात्र है यक्ष, उसके बारे में कहा गया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात उन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी बनेगा कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं से अगर हम प्रेयसी की भावना करेंगे तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गए तो लगा मैं गुनगुनाने।
जय हो सतलिज बहन तुम्हारी, लीला अतरज बहन तुम्हारी, वह मुदित मन हठा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत